ये एक्चुअली क्या है कि आज आप देख रहे हैं ना, ये हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे बैठेंगे लाल चौक में और मैं आपके सामने ऐसे मीडिया दूंगी या मीडिया के सामने कोई बयान दूंगी या कुछ ऐसा करूंगी। ये हम ना मतलब एक कहते हैं जमहूरियत बोलते हैं, हमें अभी जमहूरियत का हिस्सा लग रहा है कि हम जमहूरियत के हिस्से में रह रहे हैं। ये तब पॉसिबल हुआ जब 370 यहाँ ख़त्म हो गया, जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ 370 ख़त्म हो गया। तब के बाद हमने एक राहत की सांस ले ली कि हम एक ना कहते हैं वो जो डेवलपमेंट एजुकेशन तो और एक मतलब कहते हैं वो बच्चे बेचारे निकल जाते थे सुबह तो शाम को वो वापस नहीं आते थे। कभी फायरिंग होती थी, कभी स्टोन पेल्टिंग होती थी, कई बच्चे बेचारे ज़ख्मी होते थे, किसी को पेल्ट आता था तो वो बेचारे आँख से भी महरूम होता था। तो कुछ ऐसे वाक़ात भी हमारे साथ हुए बहुत सारे। 2019 से पहले जो यहाँ गवर्नमेंट एनसी पीडीपी हमने बहुत सारा दौर देखा। हमने यहाँ हुर्रियत भी देखी, हमने यहाँ जमात इस्लामी भी देखा, हमने यहाँ एनसी भी देखी, हमने यहाँ पीडीपी भी देखी। बट इन्होंने क्या किया, 70 साल इनकी गवर्नमेंट रही, 70 सालों में ये कुछ कर ही नहीं पाए, खाली ब्लैकमेल करते आए। 370 को लेके ये सिर्फ बदनाम कर रहे थे कश्मीर की पॉलिटिक्स को, कश्मीर में सियासत करते आ रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो बहक गए थे बेचारे, जो जिनको इन्होंने जिसके जो गुनहगार है वो फारूक साहब भी है गई, क्योंकि जब हमारे बच्चे स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे तो उस टाइम उनकी एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। तो वो जिस बच्चे के हाथ में आपको कलम दिखना चाहिए या लैपटॉप दिखना चाहिए, तो उस बच्चे के हाथ में आपको पत्थर दिखता। आपको यकीन आएगा, आज आप जिस घंटाघर के सामने हैं वो घंटाघर ऐसे मैं क्या कहूँ आपको, अगर पहले आप आए होंगे तो आपने ये कैमरा भी छुपाया या माइक भी छुपा के लाए होंगे, क्योंकि ये खतरा होता था कि स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी, कैमरा टूट जाएगा, हम ज़ख्मी हो जाएंगे। या वो कैलेंडर एक निकल जाता था जमाती इस्लामी के नाम पे या हुर्रियत के नाम पे, एक कैलेंडर निकल जाता था। वो कैलेंडर क्या होता था, हड़ताल होती थी, पहले ही पता चल जाता है इस दिन हड़ताल है, उस दिन हड़ताल था। इसका नतीजा क्या निकल जाता था, नतीजा ये होता था हमारे जो जितने बेचारे शॉपकीपर्स है, बिज़नेस सब ख़त्म हो जाता था। तो या एजुकेशन, हमारे बच्चों की स्कूल बंद होते थे तो क्या वो बेचारा वो स्टूडेंट भी कहाँ स्कूल जाता। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ किस्से हुए। बट 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद हमने राहत की सांस ली और हम इस वक्त फ्री महसूस कर रहे हैं। हमने पीस देखा, हमने डेवलपमेंट देखी, हमारे बच्चों ने एजुकेशन देखी। अच्छा मैम, ऐसा कुछ आप लोगों ने महसूस किया उस दौर पे, आपके साथ ऐसे कोई एक्सीडेंट या घटनाएं हुई जो उस दौर पे कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सके या हम लोग और आगे जा सकते थे, देश के लिए और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उस दौर की वजह से नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल। हमारे एक्चुअली जो होता है यूथ हमारा फ्यूचर होता है। हमारा जो फ्यूचर होता है वो यूथ ही होता है, वो सबको पता है, क्योंकि वो यूथ क्या है, एजुकेशन से महरूम रहता था। उस यूथ के हाथ में इन्होंने गन थमा दिया था। वो गन मतलब आपको क्या मैं बताऊं, हमारी यहाँ बहनें कितनी विधवा हुई, हमारे माँओं के बच्चे यहाँ मर गए। मतलब कितना सा इस कश्मीर की माँ ने देखा, बेटी ने देखा, बहन ने देखा, बहुत हमने देखा। बट एक चीज़ हमें राहत मिली कि 370 को ख़त्म हो गया। कभी आप लोग इस तरीके से लाल चौक में आते थे 19 से पहले? नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगी। बुरहान वानी जब मारा गया तो तब मैं एक दिन दिल्ली जा रही थी, 6 महीने हड़ताल रही। तो मुझे अभी भी याद है, मैं दिल्ली जाना था मुझे, तो मेरी बिटिया वहाँ पढ़ रही थी, तो मैंने दिल्ली जाना था तो हड़ताल थी। तो हड़ताल में मैं सूटकेस लेके बाहर निकली तो कोई अपना ही बंदा, मेरा अपना ही भाई था, तो वो मेरे साथ आ रहा था। तो जो ही मैं बाहर निकली, घर से बाहर निकली, मैं मान लो कि दरवाजे गेट से बाहर निकली, कम से कम मैंने 10-12 कदम ही निकाले होंगे। तो वहाँ से लड़के आए तो पथराव किया, तो नतीजा ये निकला उस लड़के का बेचारा बाजू टूट गया, उसके हाथ में सूटकेस था। तो उस वजह से मतलब वो चीज़ें थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रेजेंट में वो हालात नहीं है। प्रेजेंट में आपको यहाँ आपको हर कोई शहरी जो दिखेगा, कश्मीरी जो दिखेगा, वो खुश दिखेगा। अब एक कश्मीरी भी चाहता है, मैंने बहुत देखा, मुझे नहीं चाहिए ये।
हमारा जो बच्चा होता था जब वो सवेरे निकल जाता था, माँ को लगता था कि शाम को पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, तो वो ऐसे देखती थी उसको बड़े अजीब नज़रों से कि मेरा बेटा पता नहीं अब सही सलामत रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, हुर्रियत का दौर था, तो यहाँ कैलेंडर बाज़ाब्ता निकलता था। तो कैलेंडर में ये लिखा होता था कि कल हड़ताल है, परसों हड़ताल है, तरसों हड़ताल है, तो स्कूल भी बंद होते थे। अच्छा, जब हड़ताल होती थी तो बाहर आते थे ये बच्चे बेचारे, तो बाहर स्टून पेल्टिंग होती थी, तो नतीजा ये निकल जाता था ना इनकी एजुकेशन होती थी बिल्कुल, बल्कि ये अपने बेचारे इनको पैलेट आता था या किसी को कुछ भी होता था तो ये ज़ख्मी भी हो जाते थे। तो हमारे बच्चों ने बहुत ऐसा दौर भी देखा। जो हमारा यूथ था, जो हमारा फ्यूचर था, उस वक्त उनको भी बेचारों ने बहुत कुछ देखा। बड़ी तबाही यहाँ कश्मीर ने देखी। वो देखी दो ख़ानदानों ने जो राज किया, जो PDP ने यहाँ राज जमाया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ राज जमाया, वो दोनों ज़िम्मेवार है इसके। ख़ास तौर मैं फ़ारूक अब्दुल्ला की बात करूँ, शेख ख़ानदान की बात करूँ कि वो ज़िम्मेवार है इस चीज़ के। कैसे मैम ये हुर्रियत की काल होती थी और कैलेंडर, ये क्या होता था? हुर्रियत की क्या होती है? मतलब जो पूरे उसमें इंडिया में लोग इस वीडियो को देखेंगे वो हुर्रियत मतलब शब्दों में तो सुनते हैं लेकिन हुर्रियत का मतलब नहीं समझ पाते। कैलेंडर किस तरीके के, ये क्या होता है? दहशतगर्दाना माहौल था। पाकिस्तान के पास इनका कंट्रोल होता था, तो एक पाकिस्तान के कंट्रोल ने यहाँ गिलानी को बनाया था। एक गिलानी जो एक सरकर्दा यहाँ पे इनका अपना सरगुरु होता था, वो एक कैलेंडर निकालता था। कैलेंडर इन द सेंस कि एक मान लीजिए चार्ट एक निकल जाता था, तो वो ये चार्ट खोलते थे कि आज के दिन संडे हड़ताल हो, मंडे हड़ताल हो, ट्यूसडे हड़ताल हो, ऐसे ही रहता था। एक व्यापारी बेचारा, उसका भी तिजारत भी ख़त्म हो गया, यहाँ टूरिज़्म ख़त्म हो गया। यहाँ टूरिस्ट जब आते थे तो वो भी डर जाते थे, बोलते थे कि हम कहाँ आ गए। बाहर ही उनको पता चल जाता था नहीं नहीं वहाँ हालात ख़राब है, हम कहाँ जाएंगे। तब से और आज को आप देखो, प्रेजेंट की हालत देखो। आज टूरिज़्म हमारा इतना बढ़ गया, अब होटलों में जगह नहीं बची है। इतना टूरिज़्म बढ़ गया, इतनी डेवलपमेंट होगी। और आज आप जिस लाल चौक में यहाँ आए होंगे ना, लाल चौक, घंटाघर वगैरह, तो ये एक नया सा शहर बन गया है, नया सा शहर बन गया है। अच्छा मैम, ये जो कैलेंडर हर घर में मालूम कैसे चलता था कि आज हड़ताल है कि नहीं है? मतलब कैसे अलाउंस होता था या कैसे मालूम चलता था कि आज बंद रखना है या नहीं निकलना है? बिल्कुल पेपर में निकल जाता था, पेपर छप बिल्कुल पेपर छप जाता था। और मेरी तो स्थिति नहीं होती कि मैं उस टाइम यहाँ आ जाती, यहाँ तक, और इस माइक के सामने मैं बोलती, सवाल ही नहीं था। क्योंकि मैं शाम को मुझे घर भी जाना था, तो शाम को मुझे हो जाता था डर कि नहीं मैं आज वहाँ गई, मुझे ये हुआ, पता नहीं अब शाम को कौन आएगा मुझे मार डालेगा। बट आज की वो स्थिति नहीं है, तब की और आज की में फ़र्क है। ये जो कश्मीरी पेपरों में छपती थी काल की, कैसे मतलब कि कश्मीरी लोकल पेपर्स जो होते थे उसमें छप जाता था बाज़ाब्ता कि आज हड़ताल है, कल ये है। और ज़बानी भी अब लोगों को पता चल गया था। वहाँ यहाँ से फ़ोन है आजकल, तो फ़ोन पे भी पता चल जाता था कि आज हड़ताल है, आज ये है, आज वो है। तो इन पार्टियों का NC हो गई, आपने कहा अब्दुल्ला की पार्टी, इनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है इन तमाम से सारी चीज़ों को मतलब कश्मीर को उसमें धकेलने में, नर्क में धकेलने में। तो किस तरीके से इन लोगों का योगदान रहा है? इनका क्या योगदान है? बिल्कुल, ये खुद तो ये भाग जाते थे, खुद तो ये रहते थे सिक्योरिटीज़ के अंदर। खुद इनके बच्चे जो है वो फॉरेन में पढ़ते थे। ये आपको मालूम अभी भी हो गया होगा। पहले हमने शेख अब्दुल्ला देखा, उसके बाद देखा फ़ारूक अब्दुल्ला, उसके बाद आया उमर अब्दुल्ला। अब उमर साहब के बच्चे भी अब इस वक्त आपको मैदान में दिखेंगे जो उस वक्त फॉरेन में पढ़ते थे। उन्होंने कुछ नहीं यहाँ कश्मीर में देखा कि ये हालात है, ऐसा है या हड़ताल है कुछ। वो तो खुद आराम से बैठे थे। जो भी देखा यहाँ की आवाम ने देखा। यहाँ गरीब आवाम मार रही थी, उनको कुछ वो टस से मस नहीं होते थे। योगदान क्या था इन लोगों का बर्बाद करने में? उनका योगदान, इनको सियासत चलानी थी, उनको सियासत चलानी थी। 370 को लेके आज भी ये सियासत कर रहे हैं, बट इनको पता है कि वो 370 वापस नहीं आएगा। तो वो उस वक्त भी 370 बोलते थे, सियासत करते थे। उस वक्त पाकिस्तान को भी ये सपोर्ट करते थे। कैसे, मतलब जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, दोनों देशों को सपोर्ट करके कैसे इन लोगों की दुकानें चलती थी? पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट रहता था इन? नहीं, एक्चुअली आप मुझे एक चीज़ बताइए,
एक सियासतदान जो होता है जिस देश में वो रहता है उसी देश के गुण गाएगा ना। इनको आदत थी ये यहाँ पे एक बात करते थे, वहाँ पे एक बात करते थे। आपको खुद भी आज भी पता होगा, फारूक साहब दिल्ली पहुँच के दूसरी बात करते हैं, तो जब वो कश्मीर आते हैं कश्मीर में दूसरी बोली बोलते हैं। तो वैसा ही कुछ वहाँ पे भी था, उस टाइम भी था। अच्छा मैम, अभी आपने सुना होगा कि अब चुनाव के समय में उमर साहब निकल रहे हैं और मुफ्ती साहब की बेटी भी निकल रही हैं, तो ये लोग बातें, बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। अब कह रहे हैं कि अफजाल की फांसी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, हम लोगों के अंदर में होता अगर स्टेट के तो हम फांसी को रुकवा देते उमर साहब। मुझे ये बताइए सबसे पहले, मैं आपने बोला खुद ही ये अफजल गुरु की फांसी ये बोलते हैं, उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था यहाँ? उमर साहब ही थे ना। उसके दस्तखत के बिना हो जाता ऐसा? उस वक्त क्यों नहीं बोला जब ये चीफ मिनिस्टर उस टाइम था? उस टाइम नहीं, इसने तो उफ भी नहीं करा। तो आज ये क्या बोलते हैं अफजल गुरु की फांसी, अफजल गुरु की फांसी? ये तो इनकी जिम्मा है, इन्होंने करवाई है। तो इसमें आज बोलने का इनका मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा है कि अफजल के साथ, जो बोलने से इनको वोट बैंक में फ़ायदा मिलेगा? मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए अफजल गुरु एक कश्मीरी था, कश्मीरी माँ थी उसकी, कश्मीर में पैदा हुआ था। सबसे पहले एक कश्मीरियत तो है ना, मतलब कश्मीर को आप मुझे ये बताइए, कश्मीर में अगर किसी बंदे को हमें ज़ख्म भी लगता है तो हमें लगता है नहीं ये हमारा कश्मीरी भाई है, नेचुरली सबको तो लगता है। बट अब सबको पता है कि ये उमर अब्दुल्ला का ही उस टाइम किया दरा था। लेकिन अफजल गुरु तो आतंकवादी थे ना। आतंकवादी मैं भी बोलूँगी उसको आतंकवादी था, बट उस टाइम, आज ये बोलते हैं, उस टाइम क्यों नहीं कहा जब उसको फांसी दी गई? तो क्या सेंटिमेंट आज भी लोगों के जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो आज है नहीं, ऐसा कुछ। आज सारे चाहते हैं कि अमन हो। अब ये सारी बातें जो ख़त्म हो गई है, क्यों ये लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम में? क्या मतलब अगर कुछ पब्लिक का सेंटिमेंट होगा तभी तो बोल रहे होंगे? लोगों के सिंपैथेटिक वोट लेने। देखिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर उमर साहब जीत जाते तो वो 2 जगह फार्म नहीं भरते। अगर उमर साहब जीत जाते तो उमर साहब टोपी नहीं फैलाते कि मुझे दे, अल्लाह के वास्ते मुझे इस झोली में भर लो कुछ। इसका मतलब इनको पता चल गया है कि इनकी हार है। अब इनको कश्मीर से अब ख़त्म है सियासत इनकी, यहाँ नया ही दौर आ रहा है। अब लोग भी जागरूक हो गए हैं कि हमने क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। किसने हमारे बच्चों को एजुकेशन दी, किसने नहीं दी, किसने हमारे बच्चों को पलट दे दिया, ये चीज़ें भी देखनी है। तो पायलट किस तरीके से, मतलब अगर क्या गन पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, पत्थर पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता था? एक बच्चे को जब आप 500 दोगे दिन को तो क्या वो नहीं निकलेगा? छोटा सा बच्चा होता है, उसका दिमाग क्या होता है कि पढ़ाई का। जब आप बोलोगे नहीं जी आप आ जाओ आपको 500 मिलेंगे, वो बोलेगा मुझे क्या करना है इस पढ़ाई को, मुझे तो यहीं पे मिल रहा है सब कुछ, तो वो निकल जाता था। अच्छा, जैसे उन पेरेंट्स तो मान लीजिए अवेयर रहते होंगे, मान लीजिए आप हैं, आपके बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, तो अगर उनको पायलट या गन पकड़ाने का कोई कोशिश करता है तो फैमिली तो जागरूक रहती थी, तो फिर कैसे हो जाता है? नहीं, एक्चुअली मैं बोलती हूँ आपको, एक गरीब का बच्चा, जब एक गरीब का बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, आज आप देखो आज सरकारी स्कूल्स है, उस वक्त भी सरकारी स्कूल थे, बट ये क्या करते थे, ये गरीबों के बच्चे, गरीब आवाम के बच्चे लाते थे, अपने बच्चे तो फॉरेन भेजते थे, गरीब आवाम के बच्चे लाते थे, उनके हाथ में 500 थमा देते थे और बेचारा वो स्टोन उठाता था, स्टोन पेल्टिंग करता था। लेकिन पैसे तो उसके परिवार में जाते होंगे, वो बच्चा क्या करता होगा? नहीं, एक्चुअली आप समझ लीजिए कि एक गरीब का बच्चा है, गरीब को जब शाम के खाने के लिए कुछ नहीं तो वो क्या करेगा? आज जब गवर्नमेंट ने ऐसी स्थिति रखी है, आज जब गवर्नमेंट ने ऐसी मुफ्त आपको राशन मिलता है, आज मोदी जी ने क्या किया, मुफ्त राशन बांटा है, तो मुफ्त राशन उसको मिलती है, सरकारी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, ये एनसी और पीडीपी का इस इलेक्शन में क्या रोल आपको दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि इनको तसल्ली हो गई है। अब ये जाते हैं लोगों के सामने हाथ फैलाने, टोपी उतारते हैं, फिर वो उसके लिए करते हैं। बट एक चीज़ है, अब आवाम नहीं मान रही है, अब आवाम भी जागरूक हो गई है। तो अब इस बार इलेक्शन का जो दौर है, ठीक है, जमहूरियत है तो हर कोई अपना अपना ये चलाएगा, ये भी करेंगे, सबको, हर कोई करेगा, बीजेपी भी करेगी, हर कोई करेगा अपने अपने हिसाब से। बट एक चीज़ है कि लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि हमें जो मोदी जी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। देखो मेरी बेटी सुबह निकलती थी या मेरी बहन सुबह निकलती थी, शाम को आती थी, एक डर सा रहता था। आज भी वो निकल जाती है, मुझे डर क्यों नहीं है? मुझे पता है मोदी जी ने ऐसे माहौल क्रिएट किए हैं यहाँ कि उसको कोई छेड़ने का डर नहीं है।
राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है और एनसी के साथ गठबंधन भी है, तो ये राहुल गांधी की जोड़ी कितना कमाल कर पा रही है, कांग्रेस का कितना कमाल हो पा रहा है। जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती थी और यहाँ पे ये सब सरकार रहती थी, लोकल पार्टियां रहती थी, तब क्या दौर रहता था, और आज जब ये इलेक्शन में आए हुए हैं फिर से, तो क्या आपको नज़र आ रहा है? देखो, राहुल गांधी का मैं एक चीज़ आपको बोलूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमेशा खानदानी राज रहा है, दो खानदानों का, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने एक खानदानी राज किया। महबूबा जी आई, महबूबा का बाप आया, फिर महबूबा आई, उसके बाद उसकी बेटी आई। तो बट एक चीज़ है, तो अब चेंज लग रहा है, बहुत चेंज। अब हमें उससे मतलब ना, एक आवाम को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सेंट्रल में जब रही उस दौर में, और ये सब लोकल लेवल पे रही, अपनी राज करती रही यहाँ पे कश्मीर में, तब क्या था, इनका रोल कितना रहता था स्टेट से कांग्रेस? आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस ही वो कांग्रेस है। जब उनका प्राइम मिनिस्टर था तो एक दहशतगर्द ऐसा भी था जो इस वक्त जेल में बंद है, जिसको वहाँ मीटिंग में रखा था, जिसके साथ मीटिंग उन्होंने की थी, वो भी कांग्रेस ही थी ना। कांग्रेस का यहाँ कोई रोल नहीं है। आप कांग्रेस तो सवाल ही नहीं, वो सेंटर में नहीं है, तो यहाँ कहाँ अब आएगी? सॉफ्ट कॉर्नर उनका भी रहता था इन्हीं लोगों के साथ? इन्हीं लोगों के साथ, हाँ बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहता था। तो ये राशिदा जी थी जो अपनी बातों को रख रही थी। अब इलेक्शन को लेकर के तमाम सारी चीज़ें जब निकल के आ रही हैं, तो यहाँ की गुणा गणित क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।